पाकिस्तान ने IMF को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से जायद सूद अदा कर दिया। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1004 अरब रुपए से जायद बनती है। 30 सालों में IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज लिया गया। और हुकूमत ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत ने 13 कंपनियों की निजकारी का प्लान जारी कर दिया। स्टेट बैंक के और हुकूमत पाकिस्तान के जो आदादुशुमार पब्लिश्ड हैं उनको अगर आप देखें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान की मईशत ज़बरदस्त मुश्किलात का शिकार है। इखराजात कम कर लें। अब इखराजात कैसे कम होंगे? थिनर लीनर गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कम लोग सरकारी मुलाजमतों पर लगे हुए हों और उनकी तनख्वाहें भी कम जाएं और फिर उनकी मराद भी उनके प्रिविलेजेस भी कम हों। दोस्तों, पाकिस्तान वो भिखारी मुल्क है जिसे कोई अपना पैसा देना नहीं चाहता। ये ऐसा पड़ोसी है जो पैसा लेकर के मुंह छुपाता है, जब भी पैसे मांगो तो घर से भाग जाएगा। लेकिन IMF ने इसका कॉलर पकड़कर एक भारी भरकम मोटी रकम इससे कर्ज के तौर पर वसूली है। ये ब्याज है कर्ज का, एक्चुअल कर्ज नहीं है। और इस बात को सुनकर के पाकिस्तानी सदमे में है कि हमारी गवर्नमेंट हमारा खून चूस चूस कर IMF के ब्याज दे रही है। अब क्या करें बेचारे, कर्ज ही इतना बड़ा लिया हुआ है कि ब्याज तो देना ही पड़ेगा। और इसके बाद अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि काश इंडिया जैसे हम भी होते, आराम से खा पी कर मौज कर रहे होते। लेकिन क्या करें, गलती से पाकिस्तान में आ गए। ये वही बात है जैसे एक पत्रकार ने बोला था, भट लगा दी दादाजी। ये बेचारे भी अपने दादाजी को कोस रहे होंगे, क्यों चले आए 1947 में हिंदुस्तान से पाकिस्तान। अरे वहाँ रहे होते तो कम से कम खाने के रोटी के लाले तो नहीं पड़ रहे होते। चलिए देखते हैं आगे। कौन से मुआशी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं आप? 9 अरब डॉलर के रिजर्व पर आप कह रहे हैं जी जबरदस्त इजाफा हो गया। तो 12 अरब डॉलर तो 3 मुल्कों का डिपॉजिट आपके पास है जिसको आप रोल ओवर करा रहे हैं। तो ये है कहाँ। दूसरी बात ये थी कि अगर आप 2.5% सालाना का शरह नमू लाना चाहते हैं इस साल, और आप कहते हैं कि जी 12% अफरात-ए-ज़र का हदफ है, यानी 5 गुना है, हालांकि ये कम से कम 16% रहेगा। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बुनियादी तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत संगीन ख़तरात हैं मईशत को। और ये मैं बात जो कर रहा हूँ सिर्फ हुकूमत के आदद शुमार पर कर रहा हूँ और स्टेट बैंक के। मिसाल के तौर पर आप टैक्सों का लीजिए। FBR ने जो टैक्सों का हदफ रखा है इस साल का, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं वो हासिल हो जाएगा अवाम को कुचल के। जो NFC अवार्ड के बाद रकम बचेगी, सूद की रकम उससे 4200 अरब रुपया ज़्यादा है। सही। पहले कभी आप तसव्वुर कर सकते थे? चंद साल पहले काफ़ी रुपया बचता था आपका, 100 रुपये में 40 रुपये बच जाया करते थे। अब 4200 अरब रुपये सूद ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि पूरा मुल्क दिफा, तालीम, सेहत, हर चीज़ कर्ज़ों पर चल रही है। और अगर इतने ज़बरदस्त है तो क्या ये ख़तरा नहीं है कि आगे चल के हमसे ये कहा जाएगा कि खुदा न खास्ता आप अपने मुल्क के कर्जे भी रीशेड्यूल कर दें कुछ ना कुछ? वो तो खौफनाक बात होगी। अब आप बैरूनी कर्ज़ों पर आ जाइए जिसमें बहुत कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि IMF से कर्जा मिल जाए, आलमी मालियाती इदारों से मिल जाए, उसके बाद 12 अरब डॉलर की आप रीप्रोफाइलिंग के लिए जाएंगे, उनको कहेंगे ऐसे करें, यानी अपनी गर्दन दूसरे हाथ को दें। फिर भी 2025 में हमने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि वज़ीर साहब ने बजट की तारीख आगे की थी, चाइना गए थे। क्यों गए थे? सरमाकारी के लिए नहीं गए थे। वो ये कह रहे थे कि जी जो हमने जो आपने हमें जो कर्जे दिए हैं उसको कुछ ना कुछ रीशेड्यूल कर दें। वो ये कहते हैं कि जी आपने 1.8 अरब डॉलर हमारी कंपनीज का मुनाफा नहीं दिया, वो एहतजाज कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जी वो तो हमने दिया है, नहीं दिया वो छोड़े हैं, वो कहाँ से देंगे? आपको जो हमने कर्जे दिए हैं जो हम नहीं अदा कर सकते उसको भी रीशेड्यूल करें। तो अब ये जो इस वक्त जो एक बड़ा मसला IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट्स का आ रहा है, अब इस वक्त हम मुतालबात ये देख रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर से कि जो बिजली हम बना रहे हैं, जो कॉस्ट उसकी पड़ रही है, सिर्फ आप वही एक सारिफ से लें। अगर ये बिल फ़र्ज़ है हुकूमत के लिए इस वक्त तो प्रैक्टिकली शायद मुमकिन नहीं है, अगर हुकूमत मान लेती है तो फिर ये बिजली का निज़ाम हमारा क्या बेहतरी के साथ चल सकता है? अगर हम सिर्फ कॉस्ट के मुताबिक ही पेमेंट अपने एक एंड कंज्यूमर से लें, फिर ये जो IPPs का एक खर्चा है ये कहाँ से पूरा होगा? भाई साहब, ये बड़ी पुरअसरार बात है, बहुत पुरअसरार बात है, मिस्टीरियस बात है। अच्छा, ये खेल क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए एक मिनट के लिए, ये 94 में जो आपने माहदे किए थे 94 में 30 साल के लिए, उनमें बेशतर 2024 में ख़त्म हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैंपेन शुरू की एजाज गौहर साहब ने,
आपके प्रोग्राम में बात होती थी कि आर्मी के चीफ ने कहा कि जी बिजली की चोरी रोके, ये सब करें। उस वक्त तो एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा निगरान वजीर तिजारत की हैसियत से कि जी हम IPPs के मामला में घपला है, इसको ठीक करें। क्यों नहीं कहा? एक बात सोचने की बात है ना। बात क्या है कि आपके 80% तो आप इनमें से क्या लेना चाहते हैं भाई, जरूर करें। तो जो पाकिस्तानी मालकाना IPPs के जो कि इस हुकूमत में बहुत करीबी हैं हुकूमत के लोगों के, फिर माजी में भी हुकूमतें बनाने में उनका किरदार रहा, कैबिनेट मेंबर्स भी रहे, उन लोगों से आखिर बात करने में पुरानी हुकूमत के भी पर जलते थे, अभी वाली हुकूमत भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि हम इस मसले को इस अचानक इतना उछाल क्यों रहे हैं। बुनियादी सवाल है इसलिए कि ये तो मसला 2018 में बहुत संगीन हो गया था। असल चीज़ बात ये थी कि जो 94 में एग्रीमेंट्स हुए थे 30 साल के लिए, बेशतर एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। और मैंने तो कई साल से कह रहा हूँ कि आप ये सब हरकतें छोड़ें, इनका नाम ECL में डाल दें, जो पाकिस्तानी भाई हैं इनका नाम ECL में डाल दें और इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। तो ये जो हुक्मरान तीनों पार्टियों के हुकूमतें रही हैं वो उनकी हरकतें भी सामने आएंगी। फ्रॉड और धोखाधड़ी से हुआ था, इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें, इनके टैक्स के मामलात खोलें। मैं पाकिस्तानी ओनर्स की बात कर रहा हूँ। अब शाहिद साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, सुलेमान शहबाज साहब जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, वज़ीर आज़म के बेटे का नाम क्या ECL में डलेगा? जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने पुरानी हुकूमत बनवाई, क्या हुकूमत ये जुर्रत कर सकती थी कि उनका नाम ECL में डाल दे? या नदीम बाबर साहब का, या आगे और चलें तो और रज़ाक दाऊद साहब का नाम है, मंशा ग्रुप का उसमें नाम है, मियाँ मंशा का नाम क्या ECL में डाल दिया जाएगा? नहीं, उन्होंने कर्जे भी माफ़ कराए, इसीलिए मैं कहता। खैर, तो अब मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। यही तो खेल है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान में मईशत की संगीन सूरत हाल है, ख़तरात थे। देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि 15,000 अरब रुपया FBR वसूल कम कर रहा है, इस तरह से उनके अल्फाज है, मेरे तो नहीं है। नहीं, अभी वज़ीर आपके ख़जाना ने ये कहा कि 6,000 अरब रुपए की टैक्सों की चोरी हो रही है। हमें ये भी पता है कि ये जो 3 साल का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, 37 महीने का, इसमें 3 साल तक अवाम की तकालीफ रहेंगी, मईशत कमज़ोर रहेगी। हमें ये भी पता है कि 2027 के बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, हम अगले प्रोग्राम में जाएंगे जो कि खुदकशी होगी। हमें ये भी पता है कि 26 मिलियन लोग स्कूल नहीं जा रहे। हमें ये भी पता है कि तालीम और सेहत का बजट हमने कम किया है। हमें ये भी पता है कि बजट खसारा बहुत ज़्यादा है। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हकीकी ख़तरात मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को ठीक करने से अशराफिया के मुफादात मुतासर हो रहे थे, तो अचानक ये एकदम उछाल दिया जनाब ये मसला। भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चंद सौ अरब मिलेंगे अगर मिले, लेकिन अगर आप 15,000 अरब रुपए की टैक्सों की चोरी पर प्रेशर डालें कि इस तादाद से कम वसूल हो रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो उससे जो फ़ायदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उससे ताजरों का, सनतकारों के मुफादात मुतासर होंगे। ये लड़ाई थी असल में जो उसके हमारे बिजली पैदा करने वाले और टेक्सटाइल सेक्टर की लड़ाई थी। पहले वो खामोश रहे, अब वो कूदे, तो सियासतदान क्यों कूद रहे हैं? उनको तो ये मुतालबा करना चाहिए कि 15,000 की जो आप कह रहे हैं कम वसूली है, वो वसूल करें तो बिजली के नर्ख भी कम हो जाएंगे, तालीम का बजट भी कम हो जाएगा। लेकिन जो ताकतवर तबके उनको डोनेशन देते हैं, उनके मुफादात मुतासर हो रहे हैं। नेशनल एक्सचेकर पर बोझ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं, वेरी सिंपल सोल्यूशन। लेकिन आप नहीं करोगे तो फिर सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच क्यों अपनानी है? नहीं, आपने करना नहीं है ना, तो फिर बेकार है कि जी सॉल्यूशन बताएं, सॉल्यूशन तो बताएं, सॉल्यूशन तो बताएं। एक गवर्नमेंट आई थी, आपको पता होगा, चंद साल पहले, आजकल बड़ी ज़ेरे अताब आई हुई है। वो हर बात पे कहते थे अच्छा फिर आप सॉल्यूशन तो बताएं। अब वो जो अंकल आंटी गवर्नमेंट थी वो अब जा चुकी है, आपको पता है, आजकल बड़ी मुश्किल में है वो लोग। तो आप ये मुझे बताइए कि सॉल्यूशन क्या बाकी है? कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ उनसे। पाकिस्तान को पोटेंशियली अपने मामलात को जो है रिजॉल्व करने में, फॉर एग्जांपल जो एनर्जी क्राइसिस जो प्राइमरी इशू इस वक्त बना हुआ है, अगर आप ये देखें कि इससे पहले एनर्जी शॉर्टफॉल था, उसके लिए हमने इमरजेंट बेसिस पर जो है वो बहुत सारे जो है ऑप्शंस देखे। उनमें से एक ऑप्शन ये भी था कि IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो हमारे पास जो FDIs हैं वो डायरेक्टली नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आ रही हैं। तो हमारे कोई सर्कमस्टांसेस पहले भी नहीं अच्छे थे, अभी भी अच्छे नहीं है, तो अब हमें एबनॉर्मल रिटर्न उनको देने पड़े, जिसकी बेसिस पर जो है वो हमने देखा कि जो इन एबनॉर्मल रिटर्न्स पे जो है वो प्राइसिंग इनकी बहुत ज़्यादा हो गई और लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जो हम इसको कंजर्वेटिव तरीके से एनर्जी को इस्तेमाल करते, यानी कि अगर हमारी जो यूजेज है अगर वो 100 है तो उसको हम 1/3 यूज़ करते, ताकि हमारा बिल जो है वो 100 का हम दे सकें उस पर। तो मैं ये समझता हूँ
कि जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं वो फोकस्ड लिए हैं। सर्कमस्टांसेस हमारे ऐसे हैं कि हम नहीं हमारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।